बचपन में बोलता था, ये मुझे याद है, क्योंकि मेरा भाई था और मैं, हम दोनों खेल-खेल में बोलते थे कि हाँ, बड़े होके साइंटिस्ट बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे। कि जब ये फोर्थ क्लास में था तो इसने अपनी फोर्थ क्लास की नोटबुक पर अखिल भारतीय साइंटिस्ट लिखता था ये। और ये उस समय से ये कहता था कि मम्मी मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा। खेल खेल में ही मुझे लगने लगा था कि जो अखिल है इसका उद्देश्य भविष्य में साइंटिस्ट बनने का दिखाई दे रहा है। यदि आपका भी सपना है विदेश जाकर वहां नौकरी करने का, यदि आपका भी सपना है एक साइंटिस्ट बनने का, एक काबिल डॉक्टर बनने का, एक इंजीनियर बनने का, तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अखिल भारती से, जिनका सिलेक्शन यूरोप की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हो चुका है एक साइंटिस्ट के तौर पर। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने इनको ऑफर लेटर सेंड किया है। तो सबसे पहले आइए इनके पेरेंट्स से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बधाई कि आपके लड़के का सिलेक्शन यूरोप की टॉप 2 यूनिवर्सिटीज़ ने इनको ऑफर लेटर सेंड किया है एज अ साइंटिस्ट। तो आप हमें ये बताइए कि इनका जन्म गाँव में ही हुआ, इन्होंने अपनी एजुकेशन जो स्कूल से रिलेटेड होती है वो इन्होंने गाँव से की है। तो आपके मन में ख्याल कैसे आया कि आपको अपने बच्चे को बाहर भेजना है फर्दर स्टडीज़ के लिए? सबसे पहले मैं ग्रामीण भूमि के सभी दर्शकों को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि आपके इसी क्षेत्र से हमारा ये बेटा यूरोप के इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में साइंटिस्ट के पद पर सेलेक्ट हुआ है। और आपको भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप स्पेशल यहाँ आए। जहाँ तक ये बात आई कि मुझे कैसे इसकी परवरिश मैंने इसकी की और किस प्रकार से इसका सपना हुआ कि ये विदेश में जाके अपनी पढ़ाई करे, शुरू से ही इनका जो रुझान था वो बचपन से ही खेल खेल में मैंने नोट किया था। खेल खेल में ही मुझे लगने लगा था कि जो अखिल है इसका उद्देश्य भविष्य में साइंटिस्ट बनने का दिखाई दे रहा है। तो उसी के निमित्त मैंने जैसे बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं उनके बारे में पूछना, बार बार छोटी छोटी बातों के जितना हो सकता था मैं कवर करता था। और अगर मुझे नहीं पता होता था तो मैं अपने जो टीचर्स हैं उनका सहयोग लेकर के इनकी क्वेरीज जो है वो दूर करता था, उनको पूरा करता था। और धीरे धीरे इस प्रकार से इसका जो क्रोनोलॉजिकल स्टडी होती है उसमें मास्टरमाइंड इसका बनने लगा और यह आज इस मुकाम तक पहुंच गया। मैम, आप बताइए कि आप प्रोफेशनली भी एक टीचर है और एक माँ जो है बच्चे के लिए एक सबसे पहला गुरु होती है। तो आपने अखिल की परवरिश कैसे की? आपने इनको किस तरीके से मोटिवेट किया कि इन्हें साइंटिस्ट बनना चाहिए, इन्हें अपनी स्टडीज़ को फर्दर बाहर कंटिन्यू करना चाहिए? बाहर कंटिन्यू करना चाहिए ऐसा तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि बाहर जाए मेरा बेटा। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश का भी। मैं तो ये कहूँगी कि यहाँ के जो नौजवान हैं या जो क्रीमी बच्चे हैं वो सभी यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और ये मैं अपनी सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारी रिसर्च वाली लाइन है उसमें सरकार बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट कर रही है, जिसके कारण बच्चों का पलायन बाहर हो रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा पलायन, मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा पलायन रुक जाए और अपने देश में ही रहे सब कुछ। लेकिन अब अगर बाहर सब कुछ मिल रहा है, बाहर रिसर्च अच्छी है, जो दूसरे देश अदर्स कंट्री की जो सरकार है वो बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रही है इस रिसर्च पर, इस लाइन पर, तो बच्चे, जाहिर सी बात है कि बच्चे बाहर जाना चाहेंगे। लेकिन जो आप कह रहे थे कि इसका जो बचपन है वो कैसा कैसा आपने कुछ अलग रहा या नहीं रहा, इसका बचपन बिल्कुल अलग रहा। मुझे जहाँ तक याद है कि जब ये फोर्थ क्लास में था तो इसने अपनी फोर्थ क्लास की नोटबुक पर अखिल भारतीय साइंटिस्ट लिखता था ये। और ये उस समय से ये कहता था कि मम्मी मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा। और मुझे ये लगता था कि चलो बच्चा है, जो इसका मन कर रहा है कह रहा है। तो ऐसा हमने कभी मतलब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस टाइम तो। लेकिन जब मैं इसकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को देखती थी तो मुझे लगता था या कोई बाहर वाले भी कि ये सब सामान्य बच्चों से हटकर था। बचपन में इसने कभी इतनी ज़्यादा शरारत नहीं की। अगर ये दिन में थोड़ा सा भी सोता था तो रात को 1-2 बजे तक सोता ही नहीं था, लेकिन मुझे कभी परेशान नहीं करता था। लेटा लेटा अगर इसके हाथ में कोई खिलौना होता, कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता तो उसी को देखता रहता, उसके साथ ही खेलता रहता था काफ़ी देर तक। 1-1 2-2 बजे तक भी ये उसके साथ अकेला चुपचाप मेरे सामने लेटा हुआ खेलता रहता। और मेरी कई बार आँख खुलती तो मैं देखती कि खेल ही रहा है। जब ये मात्र 4-5 साल का था तब भी इसकी यही कंडीशन थी
7th 8th में आया उस समय भी इसका यही था। और कई मतलब मैं तो ये कहूँगी कि जब भी ये बाहर भी जितने भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी थे तो हमेशा सब ये कहते कि ये बच्चा सबसे हटके है, कभी इसने ऐसी शरारत करता नहीं था, ऐसी कभी ऐसी इस तरह की शिकायत कभी नहीं आई आस पड़ोस से कि इसने किसी बच्चे को हर्ट किया है, चोट मारी है या किसी को कुछ भी कहा है। और मैं ये कहूँगी कि बचपन से ये अनुशासित बहुत ज़्यादा था। अगर मैं ये कहती कि बेटा ऐसा करना है, मुझे जहाँ तक याद है कि एक बार ये बहुत छोटा था तो मैंने कहा, जैसे गांव में बच्चे बोल लेते हैं आम तौर पर एक रफ़ लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो मैंने इसको एक दिन दोनों बहन भाई को बिठा के मैं सिखाने लगी कि बेटा कभी भी ना आपके सिवा अपने से बड़ों को आप बोलते हैं या जी लगा के बोलते हैं। तो इसको इतना मतलब उस टाइम इतना छोटा था कि जब भी कोई आता ना तो जैसे घर में एक डॉगी ने कुत्ते ने एक प्रवेश किया घर के अंदर ही जैसे एंट्री की तो कह रहा मम्मी कुत्ता जी आ गया है। तो मैं मतलब उस समय भी इस तरह का था और आज भी मैं समझती हूँ कि इसने मुझे कभी इस तरह की परेशानी तो दी ही नहीं। जो मैंने कहा हाँ ये है कि अभी जैसे ये वहाँ गया हुआ था अपने कोलकाता, जो इसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, तो उस समय इसके जब भी फ़ोन आते आधा घंटा 1 घंटा कभी भी अपने बारे में कुछ भी जो भी ये रिसर्च कर रहा था वहाँ पर, या जो भी वो दिन में जो तैयारी होती 1-1 घंटा भी अगर मेरे साथ बात करता तो मैं चाहे कितनी भी थकी हुई होती मैं इसके सभी बातें सुनती थी, चाहे वो मेरे आसपास भी नहीं हो या क्योंकि जो मेरी लाइन है वो बिल्कुल अलग है और इनकी लाइन बिल्कुल अलग थी। ये साइंस स्ट्रीम से पढ़े हुआ बेटा है मेरा, तो उसके बावजूद भी मैं इसका सब कुछ सुनती थी और इतना इंटरेस्ट लगती कि मुझे सब कुछ ही तो पता है और सब कुछ मैं जानती हूँ, और चाहिए 2 घंटे भी मेरे साथ बात करता उस लाइन पे तब भी मैं इसके साथ बात करती थी। तो मैं समझती हूँ कि मैं जितनी भी माताएं और बहनें हैं मैं उन सबको एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगी कि हर बच्चे, मैं ये नहीं कह रही कि मेरा बेटा ही कुछ यूनिक है, नहीं, हर बच्चे ऐसे हैं। मैं यहाँ गांव में, मेरी शादी तब से हुई है 27 साल हो गए मुझे पाई गांव में रहते हुए, और मैं पाई गांव की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और मुझे पाई गांव बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई, अब मैं पूंडरी में आके रहने लगी हूँ तो मुझे पाई वाड़े अच्छे नहीं लगते या पाई ये एरिया मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो ये कहती हूँ कि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मान सम्मान भी मिला है, और यहाँ की जो ग्रामीण औरतें हैं उनसे तो मुझे इतना मान सम्मान मिला, इतना ज़्यादा अपनत्व मिला है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन मैं उन सभी ग्रामीण औरतों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो अगर अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, थोड़ा टाइम लगाए, उनकी भावनाओं को समझे, तो मैं समझती हूँ कि सभी बच्चे अखिल हैं, सभी बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। अखिल, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका सिलेक्शन यूरोप की 2 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है एज अ साइंटिस्ट। थैंक यू वेरी मच। आप ये कहने कब से, आप हमें ये भी क्या बता सकते हैं कि आपका साइंस में इंटरेस्ट कब से पैदा हुआ? मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली मुझे याद नहीं है, जो मम्मी मेरी बोल रही थी कि मैं 4th क्लास में अखिल भारतीय साइंटिस्ट लिखता था, शायद मैं लिखता हूँगा। मैं बचपन में बोलता था, ये मुझे याद है, क्योंकि मेरा भाई था और मैं, हम दोनों खेल खेल में बोलते थे कि हाँ बड़े होकर साइंटिस्ट बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे। तब तक मुझे सच में इतना पता नहीं था कि वैज्ञानिक क्या होता है। ये पता था कि हाँ, जिसको सब कुछ पता है, जिसको ये पता है कि पंखे कैसे चलते हैं, जिसको ये पता है कि बिजली कैसे आती है, तो बड़े मुझे बोलते थे कि अरे ये तो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को पता होता है। तो हम ऐसे ही मजाक में बोलते थे। सीरियस इंटरेस्ट मेरा 9th और 10th क्लास में आया था, जब मैंने कहा कि जब मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझना शुरू किया और मुझे मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में समझ में आना शुरू हुआ कि कैसे उत्पन्न होती है एक करंट किसी पदार्थ से जा रहा होता है तो कैसे वो विद्युत से चुंबकीय तरंगें पैदा कर सकता है। वहाँ से मुझे थोड़ा लगना शुरू हुआ कि हाँ मुझे साइंस की डायरेक्शन में जाना है, मुझे फिज़िक्स की डायरेक्शन में जाना है। मेरा मैथमेटिक्स में हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसका रीज़न मेरे पापा भी हैं, क्योंकि वो मैथ्स के टीचर रहे हैं और इन्होंने मुझे 10th क्लास में, हमारी क्लास को, पूरी क्लास को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, ठीक है। और वो मेरी आज तक की बेस्ट क्लास है। सबसे ज़्यादा मैंने मतलब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे ट्रिग्नोमेट्री में आया, सबसे ज़्यादा मैंने वहीं पे सीखा, ठीक है। और मुझे ये भी समझ में आया कि एक्चुअली तुम एक्सरसाइज करने से नहीं सीखते हो मैथमेटिक्स की किताब, जो एक्सरसाइज से पहले जो चीज़ें लिखी होती है ना, उसके अंदर बहुत कुछ होता है सीखने के लिए। तो वहाँ पे फिर मेरा किताब पढ़ने का एक तरीका समझ में आया, तो मैंने किताबें पढ़नी शुरू की।
11th-12th में मैंने जब एडमिशन लिया तो मुझे यहाँ 9th-10th में पता चल गया था कि मुझे फ़िज़िक्स में जाना है और मुझे साइंस में जाना है। बायोलॉजी से मेरा इतना ज़्यादा संपर्क नहीं था और मुझे इतनी पसंद भी नहीं थी और ना ही केमिस्ट्री उतनी पसंद थी तब तक। पर 11th-12th में फ़िज़िक्स और मैथ मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा है। पापा ने यहाँ पे मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मैं उन्हें कहता रहता था कि मुझे तो रिसर्च में जाना, मुझे साइंस में जाना, मुझे फ़िज़िक्स पसंद है। उन्होंने देखा कि फ़िज़िक्स में आइज़र कोलकाता सबसे अच्छा है, उन्होंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया मेरे लिए और मेरा सिलेक्शन हो गया। शायद किस्मत की बात है, सिलेक्शन हो गया, पर हो गया। उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो फर्स्ट ईयर में मेरे सारे सब्जेक्ट्स कॉमन थे। मैंने वहाँ पे बायो भी पढ़ा, वहाँ पे मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ा, वहाँ पे फिज़िक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस सब पढ़ा और तब मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे सभी जगह में इंटरेस्ट आता है। मुझे बायो में भी इंटरेस्ट उतना ही आता है, मुझे केमिस्ट्री में भी उतना ही इंटरेस्ट आता है। तो सेकेंड ईयर तक भी मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ था कि मुझे सच में फ़िज़िक्स में जाना है या मुझे मैथ्स में जाना है या केमिस्ट्री में जाना है, बायोलॉजी में जाना है, क्योंकि सभी चीज़ें इतनी अच्छी दिख रही हैं, खूबसूरत दिख रही हैं। थर्ड ईयर में हमें मेजर सेलेक्ट करना होता है, हमें डिसाइड करना होता है आप किस डायरेक्शन में जाओगे। तो तब तक फिर यही था कि हाँ, अच्छे से मन में आ गया था कि सबसे ज़्यादा तो मज़ा यार फिज़िक्स में ही आता है, फिज़िक्स में ही जाएंगे, फिज़िक्स में ही काम करेंगे। तो 5 साल कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे लास्ट ईयर मेरा एक प्रोजेक्ट होता है, मास्टर्स थीसिस प्रोजेक्ट होता है। वहाँ पे मुझे काम करने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में काम किया तो मुझे लगा कि हाँ, इस फील्ड में और ज़्यादा जा सकते हैं। तो मैंने अपनी उसी फील्ड में बाहर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, जिनमें से मुझे 2 जगह से ऑफ़र आया और अभी मैं एक में जा रहा हूँ वहाँ पे। तो आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिला? मुझे टैलिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एस्तोनिया से और जोहान्स केपलर यूनिवर्सिटी लिंज ऑस्ट्रिया से ऑफ़र लेटर आया था। आपने कौन सी को चुना? जोहान्स केपलर यूनिवर्सिटी लिंज ऑस्ट्रिया, क्योंकि कारण ये रहेगा कि मैंने जो 2 साल काम किया आखिरी के, मेरा जो प्रोजेक्ट वर्क था और मैंने जो रिसर्च असिस्टेंट की तरह सौमित्र बनर्जी सर के साथ काम किया, उसमें मेरा मेन फोकस था क्वांटम डायनेमिक्स। और जो टैलिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो एस्तोनिया में है, उन लोगों का मेन फोकस है जो मेरी फील्ड से थोड़ा हटके है, काफ़ी मैच करता है पर थोड़ा अलग है। ये मेरे इंटरेस्ट से ज़्यादा मैच करता है, तो इसीलिए मैंने ऑस्ट्रिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे साइंस के थ्रू किस किस फील्ड में जा सकते हैं? जैसे आपने भी साइंस को ही चूज़ किया था, +1 +2 से आप साइंस में आपका इंटरेस्ट था, तो बच्चे किस किस फील्ड में आगे जा सकते हैं साइंस में? बहुत सारी हैं एक्चुअली। तो हम जब यहाँ रहते हैं, जब स्कूल एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो हमें ये लगता है कि या तो तुम इंजीनियर बन सकते हो या फिर साइंटिस्ट बन सकते हो, सिर्फ उतना नहीं है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है, जहाँ पे लोग ओशन के ऊपर रिसर्च करते हैं, समुद्र पे रिसर्च करते हैं कि समुद्र में जो चक्रवात आते हैं, जो आकर के ज़मीन से टकराते हैं और इतनी तबाही मचाते हैं, उसके ऊपर वो लोग रिसर्च करते हैं। और उसके लिए अलग से इंडिया में एक इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है। इसी तरह से लोग भूकंप के ऊपर रिसर्च करते हैं, जो अर्थ साइंस के लोग हैं। लोग पत्थरों के ऊपर रिसर्च करते हैं, लोग मिट्टी पे रिसर्च करते हैं, लोग एग्रीकल्चर में रिसर्च करते हैं। तो साइंस में जाने वाला इंसान बहुत ज़्यादा डायरेक्शन में जा सकता है, बहुत अलग अलग तरह की फंडामेंटल रिसर्च में जा सकता है, जैसे कि मेरी फाउंडेशनल रिसर्च में गया हूँ मैं। लोग अप्लाइड रिसर्च में जा सकते हैं, जैसे लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं, या फिर जो लोग एरोस्पेस में जाते हैं, या जो मटेरियल साइंस में जाते हैं। तो एरोस्पेस वाले लोग प्लेन्स डिज़ाइन करते हैं, कार डिज़ाइन करते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर बनाएं कि वो स्मूथली कार जो है स्पीड से चल सके। ऐसे ही एरोप्लेन अगर बनाएंगे तो हाइट पे जा सके सही ढंग से, वो बैलेंस रहे और लोगों को अंदर दिक्कत ना हो। तो इन सब डायरेक्शन में भी आप जा सकते हो। और ऑफ कोर्स आपके पास जो हमारा इसरो है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी लोग जा सकते हैं। इवन बीएससी और एमएससी के बाद भी वो लोग सिलेक्शन करते हैं, एज अ साइंटिस्ट भी और एज एन इंजीनियर भी और एज अ रिसर्च इंटर्न भी। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए किस तरीके से अप्लाई करना होता है? हाँ, तो उसके लिए मेरा जो प्रोसेस था, मैं तो वो ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, मैं वही बता पाऊँगा।
तो आप जब बैचलर्स और मास्टर्स आपकी अपनी ख़त्म कर लेते हैं, आपने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली, तो उसके बाद या उससे जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसी समय पे भी आप बाहर कॉन्टैक्ट करना शुरू कर सकते हो ईमेल्स के ज़रिए, या फिर जो भी ऑफिशियल पोर्टल होते हैं जहाँ पे जा कर के आप अप्लाई कर सकते हो, वेबसाइट्स होती हैं। तो हर वेबसाइट पे जो हर एक यूनिवर्सिटी है वो अपनी जॉब एडवर्टाइजमेंट्स डालते हैं। उन एडवर्टाइजमेंट में हर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि एक स्टूडेंट को के अंदर वो क्या क्या चाहते हैं। वो उसको फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स आनी चाहिए, उसे कंप्यूटेशन आनी चाहिए, उसे प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, उसे हार्डवेयर डिज़ाइन आना चाहिए, जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट है वो लोग लिखते हैं। अगर आपकी स्किल्स उस एडवर्टाइजमेंट से मैच करती हैं तो आप उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा होता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। जो भी वो लोग डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ मांग रहे हैं, या फिर आपका करिकुलम विटाए मांग रहे हैं, ठीक है, ये रेज्यूमे या करिकुलम विटाए, तो वो आप उनको भेज दें। उसके बाद जब वो लोग, उनके पास अलग अलग जगहों से एप्लीकेशंस आएंगी, वो जब तय कर लेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को कौन ज़्यादा अच्छे से मैच करता है, उनमें से वो किसी को सेलेक्ट, कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। फिर आपको इंटरव्यू के लिए ईमेल आएगा, आप इंटरव्यू दो, और फिर अगर इंटरव्यू अच्छा रहा तो आपको सेलेक्ट कर लेंगे। आप हमें इंटरव्यू का प्रोसीजर बता सकते हैं? हाँ, तो इंटरव्यू एक्चुअली ऑनलाइन होता है, क्योंकि आप इंडिया में हो तो वहाँ नहीं जा सकते हो इतनी आसानी से। तो वो लोग आपको एक टाइम देंगे जो कि वहाँ के और यहाँ के टाइम के हिसाब से मैच करेगा, उनके सहूलियत के हिसाब से और आपकी सहूलियत के हिसाब से। जब मेनली वो लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखा था कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। आपने कहा था कि मेरे पास प्रोग्रामिंग स्किल है, तो वो लोग आपसे प्रोग्रामिंग पे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर वो लोग थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चंस, मतलब अगर उनको लगता है कि इसमें काबिलियत है, तो वो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं उसके बाद। इसी तरह से हर एक टॉपिक को सेलेक्ट करके वो पूछते हैं। पर अगर आपने फ़िज़िक्स में अप्लाई किया है, आपने उसके अंदर लिखा हो नहीं लिखा हो, फ़िज़िक्स के किसी भी फील्ड, फ़िज़िक्स के अंदर छोटी छोटी अलग अलग जो फील्ड हैं, उनमें से किसी भी फील्ड से आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी भी। तो आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कि इसके लिए कोई लैंग्वेज मैटर करती है, जैसे कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो क्या हमें अच्छे तरीके से इंग्लिश आनी चाहिए या फिर बेसिक इंग्लिश भी चलेगी? मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ, इंग्लिश मैटर करती है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। पर साइंस कम्युनिटी में जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी हैं उनको भी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रामेटिकली बहुत करेक्ट रहना है और आईएलट्स का जो आपका एग्ज़ाम होता है और टोफेल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत हाई स्कोर करना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हो, आप उसे ये बता सकते हो कि मैंने जो काम किया है वो आपकी फील्ड में किस तरह से काम में आएगा। तो अगर उनको समझ आता है उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। वहाँ जाके आपको आगे क्या करना है, किस फील्ड में आपको जॉब करनी है? अभी जो मैं जा रहा हूँ वो जॉब ही है एक्चुअली। मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और वहाँ पे मैं मेरी रिसर्च ग्रांट है और मुझे क्वांटम डायनेमिक्स में रिसर्च करनी है। 3 साल के बाद जब कोई फाउंडेशनल रिसर्च में जाता है उसके लिए आप पोस्ट डॉक्टरल के लिए जा सकते हैं, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। वहीं पे दूसरी उसी फील्ड में आप रिसर्च करना चाहो उसी फील्ड में भी कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, और अगर आप गवर्नमेंट के अंडर काम करना चाहते हो तो गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकालती है, आप उसके अंडर भी काम कर सकते हो। तो मेरा जो रहेगा अभी देखो, मैं जब आइज़र में गया था तो मैं ये सोच के गया था कि मुझे फ़िज़िक्स सीखनी है, मुझे फ़िज़िक्स पढ़नी है। पर उतना ज़्यादा नहीं सोच के गया था कि मुझे लगा था कि इंडिया में, जैसे मेरी मम्मी ने कहा कि इंडिया में रिसर्च में फंडिंग नहीं है इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। मैं ये सोच के गया था कि इंडिया में ही काम करूँगा, पर वहाँ जा कर के मुझे पता चला कि फ़ंडिंग ही नहीं है, यहाँ काम कैसे करेंगे, ठीक है। कुछ जगहों पे बहुत अच्छी फंडिंग मिलती है पर वो जगह इतनी कम है और प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि आप बाहर जाना ज़्यादा प्रेफर करोगे। तो मेरा जो रहेगा वो यही होगा कि 3 साल में अब जब काम करूँगा तो वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं
अभी हम सोच रहे हैं, अभी यहाँ बैठ के सोच रहे हैं, हमारी यहाँ की जो थिंकिंग है उसके हिसाब से सोच रहे हैं। तो वहाँ पे जा कर के मुझे समझ में आएगा कि मेरे पास इंडस्ट्री में ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे जाना, या फिर मुझे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बेसिस पे डिसाइड करूँगा। पर हाँ, मैं इतना श्योर हूँ कि मैं रिसर्च में ही रहूँगा और दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाऊँगा। तो जैसे आपने भी अपनी स्टडीज़ गांव से करी है, तो आप गांव के बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि वो किस तरीके से एक अच्छा डॉक्टर, साइंटिस्ट और इंजीनियर बन सकते हैं? एक ना मिसकंसेप्शन है गांव में ना, लोगों को ये लगता है कि स्कूल में जो हम सीख रहे हैं, शहर में बच्चे हमसे ज़्यादा सीख रहे हैं, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चे हमसे ज़्यादा सीखते हैं, यहाँ के टीचर्स को कुछ नहीं आता है। और इससे ज़्यादा बड़ी मिसकंसेप्शन कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे हर जगह से लोग आते हैं। वहाँ पे गांव के भी लोग हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़, बेंगलोर, मुंबई से पढ़े हुए बच्चे भी आते हैं। मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैंने यही देखा है कि उनसे कम कभी नहीं आया। ज़्यादा आया वो किस्मत की बात है कि ज़्यादा सीख लिया मैंने कभी कुछ, पर मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं उनसे कम था। तो गांव में रह के कभी ये तो फील मत करना कि यार मुझे नहीं आता, मुझे कम आ रहा है, इनको ज़्यादा आता है, ये लोग हमसे ज़्यादा कर सकते हैं। एक जो डिफरेंस होता है ना, वो रहता है रिसोर्सेज का और अपॉर्चुनिटीज़ का। गांव में लोगों को कम पता रहता है कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं अपने स्किल्स का प्रेजेंट करने के लिए। अलग अलग जो अ, अब गवर्नमेंट और हमारे जो बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स, अच्छी अच्छी इवेंट्स कंडक्ट करते हैं साइंस को लेकर के। जैसे इसरो है, इसरो अलग अलग जगह जा कर के बड़े बड़े स्पेस रिसर्च के ऊपर इवेंट्स कंडक्ट करता है। पर गांव में बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हम वहाँ पर भी जा सकते हैं, और वो टारगेटेड ही स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो वो स्कूल के स्टूडेंट्स को ही चाहते हैं कि आओ हमसे सीखो, पर यहाँ पे किसी को पता नहीं है। शहर के बच्चों को यही एक बेनिफिट है कि वो लोग इन इवेंट्स के बारे में जानते हैं, उनके स्कूल्स को इन इवेंट्स के बारे में पता होता है, तो वो लोग जा कर के सीख पाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इंटरनेट आ गया है तो अब हर कोई ये चीज़ें देख सकता है, जान सकता है। तो यही बोलूँगा कि स्पेशली उनके पेरेंट्स को, क्योंकि मेरे माता पिता ने बहुत ज़्यादा किया है इस मामले में, कि ढूंढते रहते थे कि मैं कहाँ जा सकता हूँ और किन किन इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। उनके पेरेंट्स को देखना चाहिए, जानना चाहिए, या उनके गार्जियंस को, टीचर्स को ज़्यादा इन्फॉर्म करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि आप इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी। दूसरा जो सबसे बड़ा मैसेज मैं दूंगा, क्योंकि आप एक चीज़ तो इंटरनेट पे ना क्या है कि इंटरनेट बहुत अच्छा तरीका है सीखने का। हर एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हो इंटरनेट पे, हर एक फील्ड में आप मास्टरी कर सकते हो इंटरनेट पे। पर इंटरनेट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर आपको, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है और मैं साइंस पे सीखने जाऊँगा, तो इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, किससे सीखूँ? इसे इन्फॉर्मेशन पैरालिसिस कहते हैं। आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको कैसे चूज़ करना है आपकी सीखने का तरीका। तो उसमें बच्चा ना तो कुछ सीख पाता है, ना ही उस इंटरनेट का कोई फ़ायदा होता है। तो इंटरनेट का यूज़ अगर किसी भी स्टूडेंट को करना है तो बस उतना ही करो कि जब आपको कोई डाउट है, उस डाउट को देख लिया, उसके बाद उसे छोड़ दो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउट बुक्स से या टीचर्स से ही क्लैरिफाई करो। ठीक है, मैंने भी इंटरनेट के ऊपर सीखने के लिए बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इंटरनेट से आप बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ सीख सकते हो। आपके टीचर्स और बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर, आप भी एक टीचर हैं, एज अ प्रिंसिपल आप हैं, आपने अखिल को भी पढ़ाया है और अब आपके सामने हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, आप हज़ारों बच्चों को पढ़ाते हैं। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा है, आप बहुत सारे बच्चों के अंदर देखते हैं कि हाँ, ये फ्यूचर में एक साइंटिस्ट बन सकता है, एक इंजीनियर बन सकता है, काबिल इंसान बन सकता है। तो क्या आप हमें बताइए कि किस तरीके से आप बच्चों को मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो गाँव में रहकर किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, ये ऐसा जैसे कि अभी बात हुई कि हज़ारों बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो हमने अपने विद्यालय स्तर पे भी और एक इन्फॉर्मेशन दी है कि कोई भी किसी भी वक्त विद्यालय समय में आकर के एज ए काउंसलर भी मैं उनको डील करूँगा। और जो हमारे बच्चे 9th टू +2 पर्टिकुलर जिन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक काउंसलिंग की एक विशेष रूप से क्लास जो है वो सप्ताह में एक बार हम रख रहे हैं, ताकि इस प्रकार से हम सभी बच्चों को गाइड कर सकें
केवल साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग और डॉक्टर ही सब कुछ नहीं होता। और भी बहुत सी फील्ड हैं, जैसे कॉमर्स में अकाउंटेंट बनते हैं बच्चे, सीपीटी क्वालिफाई करते हैं, सीए करते हैं। इसी प्रकार आर्ट्स में है, कोई बच्चा क्लैट करके, एनडीए करके, कोई बहुत से टेस्ट हैं जिनको अभी इतने कम समय में बताना संभव नहीं है। तो उन सभी स्ट्रीम को लेकर के बच्चों की काउंसलिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि जैसे अखिल का अर्थ ही संपूर्ण है, कि हम संपूर्ण अपने क्षेत्र में मेधावी छात्रों का चहुमुखी विकास कर सकें इस प्रकार की काउंसलिंग के जरिए। तो इस वीडियो को देखकर आप भी समझ ही गए होंगे कि कितनी इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो गाँव में रहकर पढ़ते हैं, तो जो सपना देखते हैं एक कुछ बड़ा कर दिखाने का, लेकिन गाँव में कम रिसोर्सेज के होने के कारण वो अपने सपने को कहीं ना कहीं पैरों के नीचे कुचलता हुआ देखते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँच सके, ताकि वो भी ये जान सके कि किस तरीके से वो अपने सपना को साकार कर सकते हैं।